तो दोस्तों हम हाजिर हैं स्क्विड गेम सीजन 2 के फुल एपिसोड एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि सीजन 1 के आखिर में क्या हुआ था। दोस्तों स्क्विड गेम एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया की नजरों से छुपाकर एक अनजान द्वीप में खेला जा रहा है। ये एक ऐसे गुप्त ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित की जाती है जिसे कोरिया के कुछ एलीट लोग चलाते हैं और इसमें भाग लेती है कोरिया की वो गरीब जनता जो कर्ज के नीचे दब चुके हैं और जिनके पास और कोई रास्ता नहीं। इस खेल में जीतने वालों को मिलती है बेशुमार दौलत और हारने वालों की किस्मत में मौत लिखी जाती है। और इस स्क्विड गेम सीजन 1 के विजेता रहे थे इस खेल का आखिरी दावेदार, जिसका जर्सी नंबर था 456। जिहुन के सर पे जीत का सेहरा लगाया गया, लेकिन जीतने के बाद जिहुन को एहसास हुआ कि उसने इस खेल के जरिए अपने जिगरी दोस्तों को खोने के साथ लाचार जनता को भी मरते हुए देखा है। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो उस जीती हुई रकम से इस पूरे खेल को चलाने वाले मास्टरमाइंड को ढूंढकर उसे बर्बाद कर देगा, और जिसके साथ ये स्क्विड गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इसी के साथ शुरू होता है स्क्विड गेम सीजन 2 की कहानी की शुरुआत में जिहुन अपनी बेटी से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाता है, लेकिन उसे वहाँ वो आदमी दिखाई देता है जिसने उसे ये खेल खेलने के लिए ऑफर दिया था, और वो समझ जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलने का मन बदल लेता है और इसके साथ ही वो स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। अब वो जैसे ही एयरपोर्ट से निकल रहा था, उसे स्क्विड गेम के फ्रंटमैन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए ये फ्लाइट मिस नहीं करनी चाहिए थी, और जिहुन उसे सामने आने की धमकी देता है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के बाहर एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है, जहां अपनी पूरी बॉडी सर्च करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसके कान के पीछे एक जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है, जिसकी मदद से वो लोग उसे हर वक्त ट्रैक करते हैं। और ये पता लगते ही वो अपने कान काटकर उस जीपीएस ट्रैकर को खुद से अलग कर देता है, और इसके साथ ही वो आजाद भी हो जाता है। इसके बाद हमें जुनहो को दिखाया जाता है जिसे पिछले सीजन में गोली लगी थी और कोई उसे उठाकर अस्पताल ले आया है। पिछले 2 सालों से वो कोमा में था और फिलहाल वो बतौर ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है। आज उसका एक पुराना दोस्त और पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आया है। वो दोनों दरअसल एक साथ ही बतौर डिटेक्टिव पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। तब उसके दोस्त ने कहा, तुमने जो कुछ भी बताया था किसी आइलैंड पे किसी खतरनाक गेम के बारे में, उसके लिए हमें कभी कोई सबूत मिले ही नहीं। इसीलिए डिपार्टमेंट में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि तुम्हारी भेजी तस्वीर भी हमें कभी नहीं मिली, और तुम्हारा फोन हमें समंदर से मिला जिसमें से कोई सबूत हम निकाल नहीं पाए। जब तुम कोमा से बाहर आए थे, हर कोई तुम्हें नौकरी से बाहर करना चाहता था, लेकिन मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर तुम्हें ट्रैफिक पुलिस की नौकरी दी गई। मैं बस इतना ही तुम्हारे लिए कर पाया। जुंगहू ने हंसते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसके दोस्त ने पूछा, जिस आदमी ने तुम पर गोली चलाई थी, क्या तुमने उसका चेहरा वाकई में नहीं देखा? जुनहो ने सर नीचे करते हुए ना में उत्तर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम चले कि ये काम उसके खुद के भाई ने किया था। अब हम एक कपल को किसी होटल के बाहर देखते हैं। उस होटल का नाम पिंक है, लेकिन बहुत आवाज लगाने के बाद भी वहाँ से कोई बाहर नहीं निकलता, और इतने में उन दोनों में अनबन होने की वजह से लड़की वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि होटल के अंदर से सीसीटीवी कैमरे के जरिए जिहुन ये सब देख रहा है। तभी एकाएक उसके कमरे के डोर बेल कोई लगातार बजाई जा रहा है, लेकिन अचंभे की बात है कि कैमरा में कोई नजर नहीं आ रहा। जिहुन ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है। तभी किसी ने दरवाजे के नीचे से एक विजिटिंग कार्ड खिसका दिया, जो कि उसी स्क्विड गेम का है। जब जिहुन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन के हाथ में उन दोनों कपल का सर है जो अभी अभी होटल के बाहर खड़े थे। और तभी जिहुन चिल्लाते हुए अपने सपने से बाहर आ जाता है, और तभी एक और बार डोर बेल बजती है, लेकिन अब की बार कोई फ्रंटमैन नहीं, बल्कि दरवाजे पर किम नाम का डॉन है, जिससे जिहुन ने कभी पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके सारे पैसे चुकाने के बाद आज वही डॉन जिहुन के लिए काम करता है। जिहुन उसे ढेरों पैसे देता है उस आदमी को ढूंढ निकालने के लिए जिसने उसे स्क्विड गेम के लिए इनवाइट किया था। वो उसे कहता है कि हमें किसी भी तरह उस आदमी को ढूंढ निकालना है, क्योंकि अगर अभी भी वो गेम चल रहा है तो वो जरूर नए लोगों की तलाश में होगा। मैं पिछले 3 सालों से उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार भी नाकामयाब रहा तो मुझे 1 और साल का इंतजार करना होगा, जिस काम के लिए वो उसे हर स्टेशन पर अपने आदमी को तैनात करने के लिए कहता है। किसी भी तरह जल्द से जल्द उस रिक्रूटर का पता लगाना ही होगा, और अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे पूरे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किम यह बात आकर अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताता है, और जो कोई भी
उस आदमी का पता लगा पाएगा उसे वो पूरी रकम का आधा हिस्सा दे देगा। ये सुनते ही सभी लोग जोश के साथ काम में लग जाते हैं। इसके बाद हमें जहाज के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसने जिन्हो की जान बचाई थी और पिछले 1.5 साल से जिन्हो उसके साथ मिलकर अलग अलग आइलैंड पर जाता है, लेकिन आज तक वो उस आइलैंड का पता नहीं लगा पाया जहाँ पर ये खेल खेला जाता है। जिन्हो को अब भी अपने भाई की तलाश है और आज भी वो इसी उद्देश्य के साथ नाव पर सवार हुआ है, लेकिन उस आइलैंड पर पहुंचकर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन अब की बार लौटते हुए उन्हें भयंकर समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। उस जहाज के कप्तान ने कहा कि अब तुम्हें अपनी तलाश रोक देनी चाहिए, क्योंकि ये पता लगाना नामुमकिन है कि तुम किस आइलैंड से बह कर आए थे। और जुन्हो भी उसकी बात को मान जाता है। अब यहाँ हम किम के साथ काम करने वाले लोगों को देखते हैं जो हर स्टेशन पर जाकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। अब एक दिन किम अपने किसी साथी के साथ बैठकर इस बारे में बात कर रहा है। उसका साथी कहता है, मुझे लगता है कि जिहुन हमें बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कोई आदमी असल में है ही नहीं, अगर होता तो हमारी नजरों से बच नहीं पाता। किम ने कहा, जिहुन कोई पागल नहीं है जो इतने पैसे हमें यूं ही बर्बाद करने के लिए देगा। उसने जरूर उस आदमी को देखा है, तभी इतने सालों से उसके पीछे पड़ा है। और तभी एकाएक प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ उन्हें एक आदमी ताइची खेलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिहुन ने किम को बताया था कि उस आदमी ने पहली बार जिहुन के साथ भी यही गेम खेला था। और वो तुरंत जिहुन को कांटेक्ट करता है। जिहुन ने उसे उस आदमी पर नजर रखने के लिए कहा और तुरंत उस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इतने में वो रिक्रूटर उस आदमी को कार्ड थमाकर वहाँ से निकल गया। साथ साथ किम और उसका साथी भी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर हम कार्ड को हाथ में लिए उस आदमी को देखते हैं जिसकी फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में बैठी है और उसके हाथों में भी ठीक वैसा ही कार्ड है, यानी कि वो लड़की भी इस स्क्विड गेम में हिस्सा लेने वाली है। अब यहाँ हमें उस रिक्रूटर को ढेर सारे ब्रेड और लॉटरी टिकट खरीदते हुए दिखाया जाता है। अब हम उस आदमी को एक भिखारी के पास खड़ा देखते हैं। उसके एक हाथ में ब्रेड है और दूसरे में एक लॉटरी टिकट। वो बारी बारी से सभी भिखारियों के पास जाकर उन्हें दोनों में से एक चुनने का मौका देता है, लेकिन उनमें से अधिकतर ने लॉटरी टिकट चुना। वो सभी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन अफसोस किसी की किस्मत में कुछ नहीं निकलता। और फिर वो बीच चौराहे पर खड़ा होकर सभी ब्रेड को नीचे जमीन पर फेंक देता है। ये देख सारे भिखारी उस ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें पैरों तले कुचलते हुए कहता है, मैंने तुम सभी को मौका दिया था और तुम सभी ने भूखे पेट रहते हुए भी अपनी किस्मत को आजमाना चुना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम जिहुन को देखते हैं जो गाड़ी तेज चलाने के मामले में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। जिन्हो अपने जूनियर को उसका चालान काटने को कहता है, लेकिन जिहुन को इतनी जल्दबाजी में वहाँ से जाते देख जुन्हो को उस पर शक हुआ और जब वो उसके डिटेल्स निकालता है तो उसकी फोटो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। उसे याद आता है कि एक बार उसने उससे अपने भाई के बारे में पूछा था, लेकिन तब जिहुन ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अब यहाँ उसकी गाड़ी की डिटेल्स निकालने पर पता चलता है कि वो किसी कंपनी के नाम पर गाड़ी चलाता है और फिर वो उस कंपनी का एड्रेस निकाल लेता है। यहाँ हम जिहुन को देखते हैं जो किम के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। उसे कुछ खून के धब्बे और उनका चाकू जमीन पर पड़ा हुआ मिला। और वही हम उस रिक्रूटर को एक बिल्डिंग की छत से जिहुन पर नजर रखते हुए देखते हैं। इधर उस रिक्रूटर ने उसी बिल्डिंग के अंदर किम और उसके साथी को बंदी बनाकर रखा है और वो उन्हें एक खेल खेलने के लिए कहता है। जो भी हारेगा उसे उस बंदूक से गोली मारी जाएगी जिसमें सिर्फ एक ही गोली है, मगर वो दोनों हर बार बच जाते। इस बार रिक्रूटर ने और 4 गोली उसमें भर दी। अब सिर्फ एक गोली की जगह खाली है, यानी कि अब की बार जो इस खेल में हारा उसका मरना निश्चित है। और आखिरी खेल में किम जानबूझकर हार जाता है और अपनी आहुति देकर अपने दोस्त की जान बचा लेता है। उधर हम जुन्हो को देखते हैं जो जिह्यूंग को ढूंढते हुए जिस एड्रेस पर आ पहुंचा है वो दरअसल किम का ऑफिस है। ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगा होने की वजह से वो खिड़की फांद कर अंदर घुस आता है, जहाँ पर वो उस रिक्रूटर के पुतले और उस कार्ड को देखता है। लेकिन तभी ऑफिस में किम का एक आदमी आता है जिसे देखते ही जुन्हो कहीं छिप जाता है। वो आदमी अपने दोस्तों को बता रहा है कि किम उस रिक्रूटर के पीछे गया है और जिहुन ने कहा है कि जल्द से जल्द सारी बंदूकें लेकर उसके पास पहुंचने के लिए उसे हमारी जरूरत पड़ सकती है। यानी कि उनमें से किसी को नहीं मालूम कि किम मर चुका है। इधर उसके जाने के बाद
कमरे में तलाशी लेते हुए जुनहो को जीह्यूंग के नाम की एक फाइल दिखी जिस पर उसके होटल का एड्रेस है। इधर हमें जीह्यून को दिखाया जाता है जिसकी होटल की लाइट्स ऑन है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो कभी भी अपने होटल्स की लाइट नहीं जलाता। कमरे के अंदर आने पर वो रिक्रूटर जीह्यूंग से कहता है कि तुम्हें उस दिन अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। जीह्यूंग ने जवाब में कहा, मैं चला जाता, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। फिर रिक्रूटर ने उससे पूछा, तुम इतने दिनों से मेरी तलाश में हो, क्या वजह जान सकता हूँ? जीह्यूंग बोला, दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस गेम में हिस्सा ले पाया और इतनी बड़ी रकम जीत पाया। उस आदमी ने कहा, मैंने तो बस एक पोस्टमैन का काम किया है, तुम तक वो इनविटेशन कार्ड पहुंचाकर। मगर जीह्यून उससे उसके बॉस के बारे में जानना चाहता है। रिक्रूटर ने कहा, तुम्हें जो कहना है मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगा। तब जीह्यून ने कहा, तुम सिर्फ एक पालतू कुत्ते हो और मैं जो कहने वाला हूँ वो बात तुम्हारी समझ से परे है, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले मैं गेम ग्राउंड में काम किया करता था, उस वक्त मैंने तुम्हारी तरह कई लोगों को मारकर जला दिया। मुझे यही लगता था कि मैं समाज का कचरा साफ कर रहा हूँ और फिर मुझे पिस्तौल थमाई गई और लोगों को मारना मुझे अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन इसी खेल के जरिए मेरे पिता मेरे सामने खड़े थे और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन मैंने रहम नहीं दिखाई और उन्हें मारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इसी के लिए बना हूँ। तब जीह्यून ने कहा, तुम लोगों को खेल खेल में मारो या किसी भी तरह से, लेकिन सच तो यही है कि तुम अपने बॉस के एक पालतू कुत्ते हो। अब ये सुनकर रिक्रूटर को गुस्सा आ गया और उसने जीह्यूंग से कहा, एक खेल जीतकर तुम अपने आप को बड़ा हीरो मत समझो। अगर ऐसे ही बात है तो मेरे साथ एक खेल खेलो। मेरे बंदूक में एक गोली है और हम बारी बारी से अपने ऊपर बंदूक चलाएंगे। जो बच गया वो जीत गया और जो हार गया वो मारा गया। अब दोनों बारी बारी से गोली चलाते हैं। 4 बार बंदूक से खाली गोली निकली और अब 5वीं बार में जीह्यून की बारी है और वो आदमी जीह्यून से कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे मारकर मेरे पॉकेट से मेरे बॉस का कार्ड ले सकते हो। अब देखना ये है कि तुम पूरी सच्चाई के साथ ये खेल खेलते हो या मुझे मारकर ये साबित कर दोगे कि तुम उस खेल को जीतने के लायक थे ही नहीं। जीह्यून उसकी बातों का कोई जवाब न देते हुए बंदूक अपनी तरफ तान देता है, लेकिन वो खाली निकलता है। अब अगली बारी रिक्रूटर की है और वो जानता है कि उसकी मौत निश्चित है। जीह्यून ने उसकी बंदूक उसे थमाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे मारकर ये खेल जीत जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम अपने बॉस के पालतू कुत्ते हो, या फिर इस खेल को सच्चाई से खेलकर अपनी जान दे दो। रिक्रूटर बिना दूसरी बार सोचे बंदूक अपनी तरफ तान देता है और मारा जाता है। अब यहाँ हम जुनहो को देखते हैं जो गोली की आवाज सुनकर जल्दी से होटल के अंदर दाखिल होता है और वो होटल के हर एक कमरे को चेक करता है, जहाँ एक कमरे के अंदर उसे किम का साथी सेयोग बंधी हुई हालत में मिलता है। वो जुनहो को देखते ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी जुनहो ने पूछा कि जीह्यून कहाँ है। वो बताता है कि वो कमरे नंबर 404 में है और यहाँ जीह्यून को रिक्रूटर के पॉकेट से एक कार्ड मिलता है। वो उसे देख ही रहा होता है कि इतने में जुनहो कमरे के अंदर आ जाता है और सामने पड़े रिक्रूटर की लाश को देखकर जुनहो को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता है। लेकिन तभी सेयोग पीछे से आकर जुनहो को किसी भारी चीज से मारकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ जियोंग सेयोग के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है क्योंकि वो उसे नहीं पहचानता। तब सेयोग कहता है कि वो किम के लिए काम करता है। किम मारा गया, वो उसके लिए भाई की तरह था। अब यहाँ जियोंग कार्ड को खोलकर देखता है तो उसमें 4 दिन बाद किसी क्लब में होने वाले मीटिंग के बारे में लिखा था। इसके बाद जियोंग कमरे में से खून के धब्बे साफ करने लगता है ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। इतने में जुनहो को होश आ जाता है। जियोंग ने उसे बाथरूम में बंदी बनाकर रखा था। फिर जियोंग उसे पूछता है कि क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। जुनहो उसे बताता है कि हाँ, 2 बार, एक बार तुम्हारे होटल के सामने और एक बार गेम के दौरान जब मैं गार्ड के यूनिफॉर्म में था और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने मेरे भाई इल्हो को देखा है, और तुमने जवाब में कहा था कि हम में से कोई भी यहाँ किसी का नाम नहीं जानता। इसके बाद जुनहो उससे रिक्रूटर की मौत के बारे में पूछता है। जियोंग उसे बताता है कि उसे मैंने नहीं मारा, वो अपने खेल में खुद ही फंसकर मारा गया और ये वही आदमी है जो लोगों को उस खेल के लिए सिलेक्ट करता है। जुनहो ने पूछा, तो क्या तुम अब भी वो खेल खेलते हो? जियोंग बोला, अब नहीं, लेकिन मैं इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। जुनहो ने पूछा, और वो तुम कैसे करोगे? उनके लीडर को ढूंढ निकाल कर। क्या तुम उनके लीडर को जानते हो? जियोंग ने पूछा।
जुनहो ने झूठ कहा कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि सभी लोग उसे फ्रंट मैन कहते हैं और वो काला मुखौटा ओढ़े रहता है। जियोंग ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा है? जुनहो एक बार फिर झूठ कहता है कि उसने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। फिर जियोंग उसे वो कार्ड दिखाते हुए कहता है कि फ्रंटमैन की तरफ से मुझे एक इनविटेशन कार्ड आया है। जुनहो ने पूछा, तो क्या तुम उसे मार दोगे? जियोंग ने कहा, नहीं, उसे मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पीछे कुछ एलीट लोग हैं और वो वीआईपी लोग खेल रहे लोगों के ऊपर शर्त लगाते हैं। उन सभी को पहले मारना होगा। फिर जुनहो बोला, तो मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मैंने उन वीआईपी लोगों को देखा है और उस आइलैंड में ऐसा भी कुछ देखा है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद जियोंग उसे आजाद कर देता है और फिर जुनहो और सियोक के साथ मिलकर एक टीम बनाता है, जिसके बाद जियोंग उसे उस खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसने अपना सारा पैसा रखा है, और वो कहता है कि ये पैसे उन सभी लोगों के खून से रंगे हैं जिनकी इस खेल में मौत हुई है, और वो इन्हीं पैसों के जरिए इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। जियोंग उनसे ये भी कहता है कि वो बाकी बचे पैसों को उन दोनों में बांट देगा, लेकिन जुनहो कहता है कि वो ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा, वो अपने भाई को ढूंढने के लिए वहां जा रहा है। और सियोक भी कहता है कि उसे अपने भाई समान किम का बदला लेना है। और फिर वो उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां बहुत सारे हथियार रखे हैं। दरअसल जियोंग काफी समय से उस दिन की तैयारी कर रहा है और वो उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चों का फेस्टिवल चल रहा है और अलग अलग कार्टून कैरेक्टर बने लोग बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हैं, लेकिन वो उनमें से एक बच्चे को चॉकलेट देना भूल जाते हैं और इससे वो उदास हो जाती है। तभी बानी नाम की लड़की आकर उस बच्चे को चॉकलेट थमाती है, जिससे उस बच्चे के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। अब यहाँ ड्रेसिंग रूम में सारे कैरेक्टर्स शो खत्म होने के बाद आराम कर रहे हैं और यहाँ वो बच्ची अपनी और बानी की तस्वीर बनाकर उसे थैंक यू कहने आई है। और तभी उन कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर से इंसानों को निकलता देख वो बच्ची डर कर रोने लगती है। इतने में उसके पापा आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और तब उनमें से एक औरत उन्हें बताती है कि इस बच्ची को दरअसल ब्लड कैंसर है, लेकिन उसका इलाज कराने लायक पैसे उसके पापा के पास नहीं। और ये सुनकर यूल को बहुत बुरा लगता है, जो दरअसल बनी कैरेक्टर में थी। अब उसी शाम को जिहुन सांगू की माँ को देखने के लिए आता है। वो सिबियोक के भाई जियोल की परवरिश कर रही है। उन दोनों को साथ में खुश देख जिहुन को तसल्ली होती है। सिबियोक की माँ दरअसल नॉर्थ कोरिया के जेल से अभी अभी रिहा हुई है और जिहुन एक डिटेक्टिव के पास जाकर उसकी माँ को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। अब जिहुन के वहाँ से चले जाने के बाद हम यूल को वहाँ अंदर आते हुए देखते हैं। वो दरअसल अपनी बेटी को ढूंढ रही है जो सिर्फ 1 साल की थी। उस डिटेक्टिव ने कहा कि 1 साल की बच्ची कभी भी इतने समय तक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती, और वो भी ऐसी माँ जो नॉर्थ कोरिया के सीनियर अफसरों को मारकर फरार हुई है। इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश छोड़ दे। यूल चुपचाप वहाँ से निकल आती है और गाड़ी में बैठकर रोने लगती है। तभी कोई उसकी कार का कांच खटखटाता है और उसे स्क्विड गेम का इनविटेशन कार्ड देता है। इसके बाद हम जुनहो और उसकी माँ को देखते हैं। वो बार बार उसके बड़े भाई इल्हो को आवाज दे रही है और फिर वो कहने लगी, वो शायद मेरी बात न सुने क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ जो ठहरी, लेकिन वो तुम्हारी जरूर सुनेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई है। और यहाँ हमें पता लगता है कि इल्हो की वाइफ को दरअसल कैंसर था, लेकिन इलाज कराने लायक उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने गलत रास्ता चुन लिया, लेकिन वो अपनी पत्नी को फिर भी नहीं बचा पाया। अब यहाँ हम पार्क में एक बार फिर बच्चों का फेस्टिवल होते हुए देखते हैं, जहाँ वो बच्ची आज भी बनी का उसे चॉकलेट देने का इंतजार कर रही है, लेकिन बनी उसे आज चॉकलेट देना भूल गई। दरअसल आज बनी के अंदर कोई और ही औरत है। युल ने वो नौकरी छोड़ दी है। फिर हमें युल को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी छोड़कर जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, उसने देखा कि एम्बुलेंस में उस बच्ची को ले जाया जा रहा है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ये देखकर युल को बहुत बुरा लगता है और वो उस बच्ची से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचती है। अब यहाँ डॉक्टर उस बच्ची के पिता को बता रहा है कि उसकी बच्ची का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन इसमें ढेर सारे पैसे लगेंगे, और उस बच्ची को बचाने के लिए ही यूल ने स्क्विड गेम में हिस्सा लेने का फैसला किया। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिहुन ने अपना एक दांत निकाल लिया है, क्योंकि उसकी जगह उसने एक ट्रैकर लगाया है जिससे कि उसके साथ ही उसे ट्रैक करते रह सके, और उसने एक मजबूत टीम भी बनाई है जिससे कि वो उन लोगों का सामना कर सके। अब जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे फ्रंटमैन से मिलना है, और वो सभी उस क्लब के सामने मौजूद है। आज हैलोवीन है, इसीलिए लोगों ने अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने हैं।
इतनी में जिह्यूंग सेओक को लेकर फ्रंटमैन से मिलने के लिए अंदर जाता है और जुनहो बाहर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। और तभी वो दो लोगों को गार्ड के यूनिफॉर्म में अंदर जाते हुए देखता है। जुनहो जल्दी से ये बात जिहोंग को बताकर खुद भी क्लब के अंदर चला जाता है, लेकिन फ्रंटमैन के लोग सेओक को बेहोश कर देते हैं और अब वो जिहुन को लेकर बाहर निकलने लगते हैं। जुनहो ट्रैक करता है कि वो उसे पीछे के दरवाजे से लेकर गए हैं, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँचता है वो लोग उसे लेकर जा चुके थे और जुनहो तुरंत बाकी की टीम को उस गाड़ी का पीछा करने को कहता है। यहाँ गाड़ी के अंदर जिहुन देखता है कि उसके सामने एक गोल्डन कलर का पिगी स्पीकर रखा हुआ है और तभी फ्रंटमैन उसके जरिए जिहुन से बातें करता है। वो उसे कहता है कि उसने अपनी बेटी के पास ना जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे चाहिए था कि वो उन पैसों के साथ अपनी जिंदगी जैसे चाहे जी सकता था, लेकिन जिहुन कहता है कि उसने उससे मिलने का बहुत इंतजार किया है। तब फ्रंटमैन ने कहा कि वो उससे क्या चाहता है। जिहुन ने कहा कि वो इस खेल को बंद करना चाहता है। फ्रंटमैन का जवाब आया, ये गेम भले ही हमने बनाया है, लेकिन इसे खेलने का फैसला तुम ही लोगों का है। आगे जिहुन ने कहा कि तुम उन बेबस और लाचार लोगों का फायदा उठाते हो जो जिंदगी से हार चुके हैं। फ्रंटमैन कहता है वो हारे हुए लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। तभी फ्रंटमैन के आदमियों ने देखा कि जिहोंग की टीम उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है और वो गोलियों से उनका टायर पंचर कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। अब यहाँ जिहुन फ्रंटमैन से कहता है कि वो भी इस गेम में दोबारा हिस्सा लेना चाहता है। फ्रंटमैन ने हंसते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा कि तुम इस गेम को बंद करना चाहते हो, तो फिर इसमें हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? जिहोंग बोला, क्योंकि मेरे हिस्सा लेने से ये खेल और दिलचस्प हो जाएगा। फ्रंटमैन कुछ सोचने लगा। तभी जिहुन बोला, क्या हुआ, डर गए? फ्रंटमैन ने कहा, तुम अपनी बात साबित करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठोगे। जिहुन बोला, मैं ये साबित कर दूंगा कि दुनिया तुम जैसे शैतानों के इशारे पे नहीं चलती है। उसके अपने नियम हैं और तुम लोग उसके नियम से खिलवाड़ नहीं कर सकते। फ्रंटमैन राजी हो गया और देखते ही देखते पूरी कार धुएं से भर गई। जिहुन को बेहोशी की हालत में गेम के अंदर लाया गया। उधर जुनहो ने जिहुन और फ्रंटमैन की सारी बातें सुन ली और अपनी टीम से कहा कि उन्हें प्लान बी के मुताबिक चलना होगा। अब इधर हम यूल को देखते हैं, जो इस स्क्विड गेम में हिस्सा तो ले रही है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक गार्ड के तौर पर। अब यहाँ जुनहो और बाकी टीम मेंबर्स जिहोंग का पीछा करने के लिए उसी नाव के कैप्टन की मदद लेता है, जो उन्हें वहाँ तक पहुँचाएगा। और वहाँ जिहुन की आग स्क्विड गेम की हॉल में खुलती है, जहाँ उसका जर्सी नंबर अब की बार भी 456 है, यानी कि इस बार भी वो इस खेल का आखिरी दावेदार है। इस खेल में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी उस हॉल में मौजूद है। तभी जर्सी नंबर 44, जो कि खुद को एक ज्योतिषी बताती है, वो जियोंग से कहती है कि तुम बदले की आग में यहाँ पर खिंचे चले आए हो। तभी कमरे में गार्ड्स आते हैं और सभी खिलाड़ियों को खेल के नियम समझाए गए। इसके बाद खेल की रकम बताई गई, जो कि है 45.6 मिलियन वॉन। अब इसके बाद सभी लोग बारी बारी से इस खेल को खेलने के लिए रजिस्टर करने लगते हैं। तभी जिहोंग को वहाँ उसका पुराना दोस्त मिलता है, जिसका जर्सी नंबर 390 है। जिहोंग उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है और उसे कहता है कि उसे इस गेम के बारे में सब कुछ मालूम है, इसीलिए वो जैसा जैसा कहे उसे वैसा ही करना होगा। पहले तो उसका दोस्त चौंक जाता है, लेकिन फिर उसकी बात पर राजी हो जाता है। अब इसके बाद पहले गेम के लिए उन सभी को एक बड़े से मैदान में लाया जाता है, जहाँ पर वो बड़ी सी गुड़िया खड़ी है। जिहोंग को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। इधर जुनहो और उसके साथी ट्रैकर को ट्रैक करते करते एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर उस ट्रैकर का सिग्नल दरअसल एक मछुआरे के पास से आ रहा था। जब ये बात जुनहो को बताई गई, वो समझ गया कि उन लोगों को ट्रैकर के बारे में मालूम चल गया था, इसीलिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इसे एक मछुआरे के खाने में मिला दिया। अब यहाँ जिहुन को भी शक होता है कि उसके दांतों में से ट्रैकर को निकाल दिया गया है, और जब उसने निकाल कर देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। इसका मतलब वो यहाँ बुरी तरह फंस गया है। अब यहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के लिए गार्ड सभी खिलाड़ियों को रेडी होने के लिए कहता है। तभी जिहुन ने सबके सामने आकर कहा, तुम सभी को वैसा ही करना होगा जैसा मैं कह रहा हूँ, नहीं तो सबकी जान चली जाएगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्हें लगता है कि वो जीतने के लिए ऐसा कर रहा है। अब खेल शुरू होता है और यहाँ फ्रंटमैन यानी कि इल्हो ये सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठकर देख रहा है। खेल शुरू होने के साथ पहले कुछ मिनट तक तो सभी लोगों ने वैसा ही किया जैसा जिहुन कहता गया,
लेकिन किसी के ना मरने की वजह से उन सभी ने जिहुन की बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक लड़की के गर्दन पर हम मधुमक्खी को बैठा हुआ देखते हैं। पीछे खड़े लड़के ने उसे ये बात बता दी, जिसके बाद वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी और उसे मार दिया गया। ऐसा होते ही पूरे मैदान में भगदड़ मच गई और अपनी जगह से हिलने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। जिहुन चिल्ला चिल्लाकर सबको शांत रहने के लिए कहता है और फिर सभी उसके कहे मुताबिक करने लगते हैं। जिहुन सभी को एक लाइन बनाकर चलने के लिए कहता है ताकि उनके मूवमेंट को कम से कम डिटेक्ट किया जा सके, लेकिन खिलाड़ी नंबर 230 आगे के लोगों को धक्का दे देता है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। अब यहाँ हम मारने वाले शूटर्स में यूल को देखते हैं। उसका नंबर 11 है। खिलाड़ी नंबर 444 के पैरों पे गोली मारी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिहुन और एक और खिलाड़ी मिलकर उसे एंड लाइन तक ले आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसे शूट करके मार दिया जाता है। अब यहाँ खेल खत्म होने के बाद सभी डरे सहमे हुए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खेल इतना खतरनाक भी हो सकता है। अब हॉल में आकर गार्ड्स खिलाड़ियों को खेल का नतीजा बताते हैं। 365 खिलाड़ी इस खेल के अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार हैं। तभी उनमें से कुछ लोग खेल से निकलने की बात करते हैं। गार्ड ने कहा कि किसी को भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रखा गया है। इतने में जिहुन कहता है कि वोटिंग की तैयारी की जाए। गार्ड ने कहा जरूर, लेकिन उससे पहले जीती हुई रकम बता दी जाए। अब उस रकम को सभी में बराबर बांट दिया जाएगा और लोग अपना अपना हिस्सा लेकर इस गेम से निकल सकते हैं। लेकिन अगर वो अगले पड़ाव में जाना चाहे तो रकम भी बढ़ेगी और लोगों के कम होने से उनके हिस्से में ज्यादा पैसे भी आएंगे, यानी कि जितने लोग मरेंगे उतना ज्यादा बचे हुए लोगों के हिस्से में पैसे आएंगे। जीत की रकम जानकर लोगों के मन में लालच घर कर गया। अब उनमें से कई लोग ये गेम आगे भी खेलना चाहते हैं और इसे जीतना भी चाहते हैं। वोटिंग होने पर कई लोगों ने इस खेल को जारी रखने का चुनाव किया। जिहुन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो जैसा समझ रहे हैं ये गेम इतना आसान नहीं है। वो इस गेम को पहले भी खेल चुका है, उसे मालूम है कि यहाँ क्या होता है। अब लोगों ने उसकी बातों को उल्टी तरह से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि तुम ये गेम पहले भी खेल चुके हो, तुम हमें बताओ कि आगे कैसे खेलना और उसे जीतना है। वोटिंग के नतीजे में खेलने वाले और नहीं खेलने वालों में बराबर के वोट आते हैं और सबसे अंत में आता है खिलाड़ी नंबर 1, जिसने खेल को जारी रखने के पक्ष में वोट दिया, यानी कि ये खेल आगे भी खेला जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो खिलाड़ी नंबर 1 दरअसल फ्रंटमैन इल्हो है। अब यहाँ हम जिहुन को बहुत परेशान देखते हैं, क्योंकि ना ही वो यहाँ के लोगों को समझा पा रहा है, ना ही उन्हें इस खेल को खेलने से रोक पा रहा है। और तब उनके पास इल्हो आकर कहता है, हमने तुम्हारे ही भरोसे इस खेल को जारी रखने का फैसला किया है। तुम हमें रास्ता दिखाओ, बताओ कि इस खेल को कैसे खेलना है और इसे कैसे जीतना है। जिहुन मन ही मन जानता है कि इस खेल का नतीजा क्या होगा। इनमें से कई लोग और भी मारे जाएंगे। तब इल्हो ने उससे पूछा कि अगला खेल कौन सा है। जिहोंग बताता है कि अगला खेल शेप कटर का है, जिसमें ट्रायंगल सबसे आसान होगा और अम्ब्रेला सबसे कठिन। अब सभी लोग मन ही मन इस खेल के लिए तैयार होते हैं। फिर यहाँ नंबर 7 अपनी माँ को अगले खेल के नियम बताने के लिए ढूंढने लगा। उसकी माँ दरअसल एक लड़की से बात कर रही है। ये वही लड़की है जिसे हमने इससे पहले अस्पताल में देखा था। वो दरअसल माँ बनने वाली है और वो बूढ़ी औरत उसे अपने हिस्से का खाना देने आई है और तभी उसका बेटा आकर उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ इल्हो जिहुंग से सॉरी कहने के लिए आया है, क्योंकि उसी की वजह से आज ये खेल जारी है। उसने जिहुन को बताया कि उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसकी सर्जरी के लिए बहुत पैसे लगेंगे। जैसे ही उन पैसों का इंतजाम होगा वो ये खेल छोड़कर चला जाएगा। जिहुन को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहली बार वो भी अपनी इन्हीं परेशानियों की वजह से यहाँ पर आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के लोग उन डेड बॉडीज को लेकर उनके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक भी डेड बॉडी काम की नहीं, क्योंकि वो सभी बहुत पहले मारे जा चुके हैं। असल में वो लोगों को इस तरह मारते हैं कि वो पूरी तरह ना मरे, जिससे कि बाद में उनके ऑर्गन्स निकालकर उनकी तस्करी की जा सके। लेकिन गार्ड नंबर 11 ने लोगों को इस तरह मारा है कि वो पूरी तरह मर गए हैं। अब उनके ऑर्गन्स उनके किसी काम नहीं आने वाले। इसीलिए मैनेजमेंट का मैनेजर युल को वार्निंग देने के लिए जाता है कि आगे से वो ऐसा ना करे, लेकिन युल उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती। उल्टा वो उन्हें धमकी देती है कि वो जो कर रही है नियमों को मानकर ही कर रही है, और अगर उन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया तो वो अपने बॉस को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर मैनेजर चुपचाप वहाँ से चला आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिहुन उस आइलैंड को ढूंढने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा है,
लेकिन उसका सीनियर दोस्त ऐसा नहीं चाहता। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। उसने बड़ी मुश्किल से उसका इस्तीफा रोका है और आखिरकार वो जुनहो को कमिश्नर के पास भी लेकर जाता है। जुनहो वहाँ भी उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह कमिश्नर उसकी बात को नकार देता है और कहता है कि ऐसे लोगों का इस्तीफा दे देना ही सही है, क्योंकि जुनहो के पास अपनी बातों का कोई सबूत नहीं और कानून सिर्फ सबूत मांगता है। इसीलिए जुनहो अब अपने तरीके से उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे जल्दी करना होगा क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। इसके बाद वो लोग 2 टीम में बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि खेल का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है और अब की बार ट्रायंगल सबसे कठिन है। सभी लोगों को लगता है कि जिहुन ने उन्हें धोखा दिया है और सभी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इतने में उसकी नींद खुल जाती है। तो वो एक सपना था। अब यहाँ हम उसी प्रेग्नेंट लड़की को एक लड़के से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल वो लड़का ही उसका बॉयफ्रेंड है और उसका होने वाला बच्चा भी उसी का है। वो लड़की बताती है कि उसने सोचा था कि वो यहाँ की जीती हुई रकम से अपने बच्चे को पालेगी, लेकिन यहाँ तो बात जान पर बनाई है। अब अगले दिन खेल शुरू होता है, लेकिन खेल की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये खेल जोड़ियां बनाकर करना होगा। जिहुंग समझ गया कि खेल बदल दिया गया है और इस बात से लोग उस पर नाराज भी होते हैं कि उसने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। अब यहाँ सभी को 5-5 की टीम में बंटना होगा, लेकिन नंबर 7 और उसकी माँ को कोई अपनी टीम में नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी को लगता है कि उसकी बूढ़ी माँ किसी काम में नहीं आएगी। लेकिन किसी तरह उनकी टीम का भी जुगाड़ हो ही जाता है। अब सभी के 5-5 टीम में बंटने के बाद खेल के नियम बताए जाते हैं। इस खेल में 5 अलग अलग तरह के खेल होंगे और उन सभी के पांव आपस में बांध दिए जाएंगे। कोई भी एक सदस्य एक से ज्यादा खेल का चुनाव नहीं कर सकता, यानी कि टीम के 5 सदस्य को अलग अलग खेल खेलने होंगे। खेल में शामिल था ताइची, पत्थर मारना, गोटी खेलना, लट्टू घुमाना और जिगजैग खेलना। सभी अपने अपने टीम में प्लान करने लगते हैं कि कौन कौन सा गेम खेलेगा। सबसे पहले जिन दोनों टीम को उतारा गया, उनमें से कोई भी इस खेल को खेलने के लिए प्रस्तुत नहीं था, इसीलिए वो दोनों टीम ही मारी जाती है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। उन्होंने जितना आसान इस खेल को समझा था, दरअसल ये इतना आसान है नहीं। इसके बाद बारी आती है माँ और बेटे की टीम की। सभी की उम्मीदों के विपरीत उन लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बात आकर चौथे गेम पर अटक जाती है, जो कि था लट्टू घुमाना। लेकिन खिलाड़ी नंबर 44, जो कि एक ज्योतिषी थी, उसे ये खेल हो ही नहीं पा रहा था। अंत में वो अपने कमियों को छुपाते हुए कहने लगी कि भगवान ही नहीं चाहता कि हम जिंदा रहे। ये सुनकर उसी की एक टीम मेंबर ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहा कि भगवान के मारने से पहले मैं ही तुझे मार दूंगी। इसके बाद उसने डर कर गेम को अच्छे से खेला और आखिरकार वो उसे पूरा करने में कामयाब रही। अब आखिर खेल बचा था जिगजैग बाउंस, जिसे उनके आखिरी खिलाड़ी ने कभी नहीं खेला था, लेकिन आखिरकार वो भी इसे पूरा कर लेती है और देखते ही देखते उनकी टीम समय के अंदर ही एंड लाइन पर पहुंच जाती है। ये देखकर बाकियों का उत्साह बहुत बढ़ जाता है और वो लोग पूरे जोश के साथ गेम में उतर जाते हैं और कई लोग इसे सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब भी रहते हैं। आखिर में बारी आती है जियोंग और इल्हो की टीम की। उनकी टीम की शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन जब लट्टू घुमाने की बात आती है, इल्हो से ये बार बार नहीं हो पा रहा और एक समय पर वो गुस्से में आकर खुद ही को मारने लगता है। तब जिहुन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और आखिरी बार में वो ये करने में कामयाब रहता है। अब सबसे आखिर का खेल जिन्हो के भाग में आता है। उसे जिगजैग बॉल बाउंस करना है। 4 बार सही से बाउंस करने के बाद 5वीं बार उसे मिस होने ही वाला था कि इल्हो उसका पांव आगे बढ़ाकर इस गेम को पूरा कर देता है। वो लोग अपनी खुशी का इजहार कर ही रहे थे कि ऑपोजिट टीम के मेंबर्स को मार दिया जाता है और उनकी खुशी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब लोग खेल खत्म होने के बाद आराम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को इतने लोगों का जिंदा होना रास नहीं आ रहा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जिंदा रहेंगे उतनी ज्यादा लोगों में प्राइज मनी बटेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने 11 नंबर के गार्ड पर हमला कर दिया है। वो उसे धमकाने आए हैं, क्योंकि वो लोगों को अधमरा नहीं छोड़ती बल्कि पूरी तरह मार देती है, जिस वजह से वो लोग ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग नहीं कर पा रहे। अब सभी गार्ड्स इकट्ठा होकर आज के खेल के नतीजे बता रहे हैं। उन्हें बताया गया कि कुल 110 खिलाड़ी आज मारे गए। उनमें से बचे लोगों के हर एक के हिस्से में 70 मिलियन वॉन आएंगे। कुछ लोग नतीजों से खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब भी ये कम लग रहा है। दोबारा वोटिंग हुई और उसमें से अधिकांश लोग अभी भी इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन ये देखकर सबसे ज्यादा दुख जिहुन को हो रहा है।
वो यहाँ पर आया था लोगों को रोकने के लिए, मगर वो वैसा कुछ भी नहीं कर पाया। उनमें से कई लोगों के अपने निजी नियम हैं, उनके ऊपर कर्ज का इतना भार है कि वो खेल से अभी बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि खेल में माँ अपने बेटे से हताश है क्योंकि बेटे के सर पर 110 मिलियन वॉन का कर्ज है, जो कि मिलने वाली रकम से काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ खिलाड़ी नंबर 120 ने भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया है क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर है। बचपन से ही वो एक लड़का थी, उसे घर वालों ने जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा दिया, लेकिन जब से उसने खुद को अपनाना शुरू किया है लोग उसे घृणा की नजर से देखते हैं। यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार वालों ने भी उससे नाता तोड़ लिया है। इसीलिए वो इन जीती हुई रकम से अपना ऑपरेशन करवाकर हमेशा के लिए हांगकांग शिफ्ट हो जाना चाहती है, जहाँ पर वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगी। अब रात को सोते वक्त जिहुन मरे हुए लोगों के गद्दों से एक प्रोटेक्शन वॉल बना रहा है ताकि रात में सोते हुए उन पर कोई हमला न कर दे, क्योंकि इस खेल में एक दूसरे को इस तरह मारना बड़ी आम बात है। और इसके साथ ही उनमें से हर एक को बारी बारी से पहरा देना होगा। सबसे पहले जिहुन इसके लिए आगे आता है और उसका वही साथी जर्सी नंबर 390 उसका साथ देता है। दोनों ढेर सारी पुरानी यादें ताजा करते हैं, इस बात से अनजान कि इल्हो उनकी सारी बातें सुन रहा है। इधर खेल का तीसरा दिन है, लोग नए खेल के लिए तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर जुनहो अब भी उस आइलैंड को ढूंढने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ खेल के नियम बताए जा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को एक घूमते हुए डिस्क पर खड़ा हो जाना है जिसके इर्द गिर्द 50 कमरे हैं। जैसे ही वो डिस्क रुकेगी उन्हें कुछ लोगों के ग्रुप में बंटकर हर एक कमरे में चले जाना है। जो भी कमरे से बाहर रह जाएगा उन्हें मार दिया जाएगा। पहली बार जब डिस्क रुकी तो उन्हें 10 लोगों की टीम को बनाने को कहा गया। 10 लोगों की टीम पूरी बनाने के लिए या तो वो दूसरे लोगों को जबरदस्ती पकड़कर कमरों में ले जा रहे हैं या तो कमरों में लोग ज्यादा हो जाने की वजह से बाकी लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जा रहा है और जो भी बाहर रह गए वो सभी मारे गए। तो इस तरह जितनी बार भी डिस्क रुकती उन्हें कभी 4, कभी 5, कभी 6 या फिर 2 की टीम में बंटना होता और जल्द से जल्द किसी एक कमरे को ऑक्यूपाई करना होता, जिसके लिए उन्हें बहुत कम समय दिया जाता। और इस अफरा तफरी में काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब खेल खत्म होने के बाद जब सभी हॉल वापस आ गए, उस प्रेग्नेंट लेडी के बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि वो फिर से एक साथ हो सकते हैं और अगर वो दोनों अपनी रकम मिला दे तो लड़के का कर्जा भी पूरा हो जाएगा और बाकी की रकम से वो दोनों एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लड़की समझ गई कि लड़का उसे प्यार नहीं करता बल्कि उसके हिस्से के पैसे के पीछे पड़ा है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किसी भी तरह वो लड़का आखिरकार उसे राजी कर ही लेता है। अब दूर से कुछ खिलाड़ी बैठकर उन दोनों को शक की नजरों से देख रहे हैं। अब इस खेल का एक नतीजा ये भी निकलता है कि वो लोग जो बुरे हैं, बदमाश हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और वो लोग इस खेल को रुकने नहीं देंगे। इसीलिए जिहुन की टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो लोगों से बात करेंगे ताकि इस खेल को आगे ना बढ़ाया जाए और ताकि और लोगों की जिंदगी भी ना कुर्बान हो। लेकिन इन्हो उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पर कर्जा बहुत ज्यादा है और उन लोगों को अपनी तरफ करना नामुमकिन है। मगर जिहुन उसकी बात पर राजी नहीं होता। ऐसे में जिहुन का दोस्त जर्सी नंबर 390 भी कहता है, मैं भी पहले इस खेल को जारी रखना चाहता था, लेकिन अब चूंकि जीतने की रकम हर एक के हिस्से में काफी ज्यादा बढ़ गई है तो मैं भी अब इस गेम को रोकने के पक्ष में हूँ। और इस तरह जिहुन की टीम के काफी लोग उसके पक्ष में आ गए कि उन्हें कैसे भी करके लोगों को अपनी तरफ लाना होगा ताकि इस खेल को यहीं रोक दिया जाए। उधर हम देखते हैं कि उस प्रेग्नेंट लड़की के बॉयफ्रेंड को कुछ बदमाश लोगों की टीम बुली कर रहे हैं क्योंकि वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड अब इस गेम को रोकने के पक्ष में है। उन्होंने जितने भी पैसे जीते वो उसे लेकर यहाँ से खुशी खुशी निकलना चाहते हैं। उनमें बात इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई पर उतर आई। अब एक तरफ वो लोग जो गेम से निकलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो इस गेम को बरकरार रखना चाहते हैं, उन दोनों टीम में लड़ाई होने लगी। एक समय पर उस बदमाश लड़के ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड का गला दबाना शुरू किया। इससे पहले कि वो दम तोड़ देता, उसने उसके पॉकेट में रखा कांटा चम्मच उस बदमाश लड़के के गर्दन में घुसा दिया और अब बात खून खराबे पर आ गई। लोग मारे जाने लगे, मगर वॉशरूम के बाहर खड़े गार्ड ने सब कुछ सुनते हुए भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ हॉल में बैठे बाकी खिलाड़ियों ने देखा कि पैसे की रकम अचानक बढ़ती जा रही है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। दरअसल उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि वहाँ वॉशरूम में लड़ते लड़ते कितने लोग मारे जा चुके हैं। और तभी गार्ड बाकी बचे लोगों को वॉशरूम से लेकर आते हैं और वो बाकी बचे लोग भी हॉल के बाकी लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि और भी ज्यादा लोग मर सके
और उनके जीतने की रकम बढ़ सके। हालात बुरे की तरफ इशारा कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक खिलाड़ी बोला, हमें ये गिन लेना चाहिए कि कितने लोग गेम की तरफ है और कितने गेम के खिलाफ। उधर हम बीच समंदर में उस जहाज को देखते हैं जिसमें जुनहो और सियोक के गैंग मेंबर्स हैं, जो लोग उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकले हैं। वहाँ पर सियोक के एक गैंग मेंबर की अचानक बहुत ज्यादा शराब पी लेने से तबीयत बिगड़ जाती है और वो कमरे के बाहर निकल आता है। और तभी उसने इंजन रूम में कुछ आवाजें सुनी। जाकर देखा तो जहाज का कैप्टन ड्रोन से लिए गए फुटेज के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है और पूछने पर वो उल्टे सीधा जवाब देने लगा। लेकिन वो जो कुछ भी कह रहा है, गैंग मेंबर को उसकी बातों का भरोसा नहीं हो रहा। एक समय पर जब उस कैप्टन को समझ आ गया कि वो फंस चुका है, उसने उस गैंग मेंबर को मारकर समंदर में फेंक दिया। आवाज सुनकर एक और गैंग मेंबर जब वहाँ आया तो उस कैप्टन ने उसे ये कह दिया कि ये जरूर इस तूफान की लहरों की आवाजें हैं। यानी कि ये बात तो साफ है कि वो कैप्टन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो पूरी तरह से जुनहो और उसके टीम मेंबर की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें गुमराह कर रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ हॉल में एक अनाउंसमेंट होती है कि 20 मिनट बाद एक स्पेशल गेम शुरू होने वाला है, इसीलिए कमरे की लाइटें बुझा दी जाएंगी और सभी को अपने अपने बेड पर चले जाना है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इतने में जिहुन की टीम से एक लड़का कहता है, मैंने सुना है वॉशरूम में बहुत खून खराबा हुआ है। तब इल्हो ने कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं, कल का गेम जीतकर और वोट को अपने पक्ष में लेकर हम उन्हें हरा देंगे। लेकिन तब जिन्हो ने बताया कि लाइट बंद होते ही दूसरे ग्रुप के लोग हम पर हमला कर देंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल के होने वाले वोट में हम गेम को आगे ना जारी करने के पक्ष में वोट देने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे मर जाने से उन लोगों की जीतने की रकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उनमें से एक ने कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? इल्हो बोल पड़ा कि इससे पहले कि वो हम पर हमला करके हमें मार दे, हमें उल्टा उन्हें मार देना चाहिए। लेकिन जिहुन इस बात पर राजी नहीं, क्योंकि वो यहाँ लोगों को मारने नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आया है। तब इल्हो कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम उन पर हमला करें या ना करें, वो लोग तो हम पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो लोग सोच रहे होंगे कि हम कल के खेल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम उन पे हमला कर देंगे। लेकिन जिहुन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उसने तपाक से कहा, हम उन पे नहीं बल्कि हम उन लोगों पे हमला करेंगे जो ये गेम चला रहे हैं। हम मैनेजमेंट को टारगेट करेंगे। ये सुनकर इल्हो ने कहा, लेकिन तुम ये कैसे करने की सोच रहे हो? उनके पास तो हथियार है, और अगर मान भी लो हमने कुछ गार्ड्स के हथियार उनसे छीन भी लिए, लेकिन फिर भी वो हमसे संख्या में, तादाद में कई गुना ज्यादा है। हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। और तब जिहुन उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है। वो कहता है कि जैसे ही बत्तियां बंद होगी, दूसरे टीम के लोग हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उन पर हमला नहीं करना, हमें उनसे बचने की कोशिश करना है। मुझे मालूम है इसमें खतरा ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनके हाथ न लगे। बाहर इंतजार कर रहे गार्ड जल्द ही अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सारे खिलाड़ी एक साथ मर जाए और उनका खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाए। और जैसे ही वो लोग बंदूक लेकर अंदर आएंगे, हम उनकी बंदूकें छीनकर उन पर हमला कर देंगे। जिहुन का ये प्लान खतरे से भरा है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, और वो सभी इस पे राजी हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद होते ही मौत का तांडव शुरू होता है। दूसरे टीम के लोग अगली टीम को पकड़ पकड़ कर जानवरों की तरह मार रहे हैं। जिहुन की टीम के कई सारे मेंबर्स मारे जाते हैं, और थोड़ी देर बाद गार्ड्स बंदूकें लेकर अंदर आ जाते हैं और जो लोग मर चुके हैं उनकी लाशों को इकट्ठा करने लगते हैं। और उन्हीं लाशों के ढेर में छुपे जिहुन के टीम मेंबर्स ने गार्ड्स पर हमला कर दिया। उनकी बंदूकें लेकर वो उन्हें ही उल्टा मारने लगते हैं। अब जैसे ही मैनेजमेंट ने ये देखा, वो तुरंत अपने गार्ड्स को वापस बुला लेते हैं, लेकिन उनमें से एक वहीं अंदर फंस जाता है। जिहो ने उसकी बंदूक छीन ली और मुखौटा उतार कर देखा तो वह कम उम्र का लड़का है। इसके बाद जिहुन के दोस्तों ने सभी गार्ड्स की बंदूकें कलेक्ट कर ली और बाकियों से भी उनके साथ मिल जाने को कहा, क्योंकि वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ही जल्दी वो मैनेजमेंट के लोगों को हराकर यहाँ से निकल पाएंगे। और वैसे भी खेल इतना आगे बढ़ चुका है कि सभी के हिस्से में अच्छा खासा पैसा आ चुका है और अब उन्हें यही रुक जाना चाहिए। बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ जाते हैं और बहुत सारे ये सोचकर डर जाते हैं क्योंकि इस काम में बहुत जोखिम है। मगर जिहुन की टीम बाकी लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती। जो उनके साथ आना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से आए।
जिनमें जर्सी नंबर 120 भी होती है, जो वही ट्रांसजेंडर लड़की है जिसे उसके परिवार ने जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया था। वो उन्हें सिखाती है कि गन को लोड कैसे करना है और कैसे निशाना लगाना है। ये देखकर सारे लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और तब वो उन्हें बताती है कि वो दरअसल आर्मी की एक स्पेशल फोर्स में हुआ करती थी। फिर जिहुन ने बाकी के बंदी बने गार्ड से कहा कि वो उन्हें कंट्रोल पैनल रूम का रास्ता बताए, नहीं तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब उसमें से वो कम उम्र का लड़का डरते हुए राजी हो जाता है और उसके पीछे पीछे जिहुन की टीम निकल पड़ती है। बाहर निकलते ही बाकी के गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के बीच गोलियां चलना शुरू हो जाता है। एक वक्त पर आकर जिहुन को लगता है कि जैसे वो लड़का उन्हें गोल गोल घुमाए जा रहा है और तब वो उसे धमकाते हुए कहता है, तुम हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हारी जान हमारी मुट्ठी में है। इतने में लड़के ने डरते हुए उन्हें कंट्रोल पैनल का रास्ता दिखा दिया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने इल्हो को जिहुन के पीछे खड़ा पाया, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। लेकिन जिहुन इस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो लोग दो टीमों में बढ़ जाते हैं। पहली टीम जो कंट्रोल पैनल की तरफ जाएगी और दूसरी उन्हें कवर देगी। जिहुन अपने दोस्त जर्सी नंबर 390 के साथ कंट्रोल पैनल रूम की तरफ बढ़ता है और वहीं इल्हो और बाकी कुछ लोग उसे बैकअप कवर देते हैं। और एक समय पर इल्हो कुछ देर के लिए सीधे उस सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिहुन और उसका साथी कंट्रोल पैनल रूम तक पहुंच गए हैं और वो ये बात इल्हो को फोन करके बताता है। लेकिन तभी जिहुन और उसके साथी पर गार्ड्स अटैक कर देते हैं और उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। जब वो ये बात इल्हो से बताता है, इल्हो कहता है कि उसकी गोलियां भी खत्म हो आई है। अब जिहुन के पास एक ही रास्ता है कि मरे हुए गार्ड्स के बंदूकों में से मैगजीन निकाल कर लाना। वो तुरंत इस काम में लग जाता है और फिर वहाँ वो एक और चीज गौर करता है कि गार्ड्स के बंदूकों में ही नहीं बल्कि उनके पॉकेट्स में भी एक्स्ट्रा मैगजीन्स रखे हुए हैं। वो इल्हो को फोन करके बताता है कि वो किसी भी तरह वापस हॉल जाकर मरे हुए गार्ड्स के पॉकेट्स में से एक्स्ट्रा मैगजीन निकाल सकता है, नहीं तो तुम लोग हमें कवर नहीं दे पाओगे। ये सुनकर जर्सी नंबर 120 वापस हॉल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसका दूसरा साथी कहता है कि उसके बदले वो चला जाएगा क्योंकि वैसे भी उसकी बंदूक में गोली नहीं बची। और वो किसी तरह छुपते छुपाते हुए हॉल वापस पहुंचा, जहाँ पर बाकियों ने भी मिलकर उसके साथ मैगजीन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इतने में बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। वो बहुत डर जाता है और उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। उधर दूसरी तरफ जर्सी नंबर 120 को लगता है कि इतनी देर होने की यही वजह होगी कि वो मारा गया है और इसीलिए वो खुद हॉल पहुंचती है, जहाँ पर वो उस लड़के को एक कोने में डर कर बैठा हुआ देखती है। वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि जिंदगी का डर तो सभी को होता है। और वो जैसे ही मैगजीन्स लेकर बाहर निकलने लगी, उस बूढ़ी औरत ने उसे रोकते हुए कहा कि बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। और इतना सुनकर वो भी अपनी हिम्मत हार जाती है। इधर जिहुन को कवर अप की जरूरत है, इसीलिए वो इल्हो को बताता है और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास बंदूक में गोली नहीं बची थी, इसीलिए जिहुन उसे अपनी बंदूक थमा देता है, लेकिन वो उल्टा उस बंदूक से अपने ही साथियों को मार देता है और जिहुन को फोन करके कहता है कि उनके सभी साथी मारे गए और इस तरह से एक्टिंग करता है जैसे उसे भी गोली लगी हो। अब ये सुनने के बाद जिहुन का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। एक एक करके उसके सारे साथी मारे गए। उसे लगा कि सरेंडर कर देने से शायद वो लोग उसके साथियों को बख्श देंगे, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक एक करके उसके हर साथी को मार दिया जाता है, जैसे उसने पिछली बार अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। वो रोता बिलखता रहा, इतनी कोशिशों के बावजूद भी और इतनी दूर आने के बाद भी वो हार गया। और इसके साथ ही सीजन 2 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, बिना किसी कंक्लूजन के ये सीजन इसी तरह खत्म हो जाता है। अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है, शायद अगले सीजन में हमें उन सवालों के जवाब मिल सके। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। इस तरह की के ड्रामा और फिल्मों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।